हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है ना बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली क्लास में मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में हमने डिस्कस किया था। उसके डेफिनेशन क्या होती है, उसके कणों का स्वरूप क्या होता है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षण जाना था हमने, और डिफ्यूजन प्रोसेस को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में समझाया था हमने आपको। और स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कंपैरिजन टेबल देखा था हमने, बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वापस क्लास देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिए, हम इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे आपको। हमने देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाओं पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, हमने ये भी देखा था। और आपको समझाया था कि इनकी अवस्थाओं के बीच में जो भी कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, हमने देखा था, बहुत ही आसानी से समझा था इसको, बहुत आसान शब्दों में समझा था। आगे की तरफ बढ़ें फ्रेंड्स, तो आज लेकर आया हूँ क्लास 9th के बच्चों के साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब दो तरह से हो सकता है कि हाँ शुद्ध हैं, और कुछ बोलेंगे कि नहीं सर शुद्ध नहीं है। तो आज की क्लास में ही हम यही जानेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और शुद्ध हैं तो क्यों है। आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे हम कुछ लाइंस के साथ में। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? उसकी जो प्रस्तावना है कुछ इस तरह है। हमारे आसपास का पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। जैसा कि आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो पदार्थ होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि टिनी पार्टिकल्स होते हैं। ये कण पूरे पदार्थ में या किसी भाग में समान रूप से या अलग अलग भी हो सकते हैं। इन आधारों पर पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करेंगे मिश्रण क्या होता है, ठीक है, और शुद्ध पदार्थ क्या होता है। बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की, यानी कि प्योर मैटर, ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के, ध्यान देना दोस्तों, जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और इसका जो संघटन होता है वो निश्चित और नियत होता है, यानी कि क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, और इसके गुण निश्चित होते हैं, इसके गुण भी निश्चित होते हैं, और इसका संघटन भी निश्चित होता है फ्रेंड्स। बात करेंगे शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है तत्व यानी एलिमेंट, दूसरा है यौगिक यानी कि कंपाउंड। बात करें तत्व की, तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? तत्व जो होते हैं वो ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन द्वारा और ज़्यादा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये खुद ही बहुत ही सरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा सोना हो गया। सोना शुद्ध होता है, ठीक है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। वहीं लोहा, ये भी शुद्ध होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो शुद्ध होती है। ठीक है, एटसेट्रा। बात करें वहीं कंपाउंड की यानी यौगिक की, यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा यानी कि केमिकल रिएक्शन द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। ये कंपाउंड का मतलब ये मिलकर बना हुआ। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? इसका एग्जाम्पल है जल, H2O, नमक यानी कि NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या है? CO2। अब इसमें अगर हम बात करें H2O की, H2O, तो ये क्या है? H2 प्लस O, इससे मिलकर बना है, यानी कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है?
ऑक्सीजन है, ठीक है? ये क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है फ्रेंड्स? और वहीं बात करें नमक की, तो ये भी किससे मिलकर बना है? Na और Cl यानी कि सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी किससे? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना फ्रेंड्स, ठीक है? तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों को मिलाया जाता है, तो वहाँ क्या बनता है? यौगिक बनता है, ठीक है? और यौगिक क्या है? कंपाउंड है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें दोस्त, तो बात करेंगे मिश्रण के बारे में, ठीक है? मिश्रण क्या होता है? आप समझते होंगे बहुत ही अच्छे से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है तथा इसे भौतिक विधियों द्वारा इसके घटकों में अलग-अलग किया जा सकता है, ठीक है? मिश्रण होता है, जैसे आप देख लो कि शक्कर हो गया, ठीक है? शक्कर हो गया और साथ में मान लो कि आप रेत है, ठीक है? तो जैसे एयर है यानी कि हवा है, हवा में क्या है? पार्टिकल्स हैं, ठीक है? किसके? डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना? डस्ट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल। तो ये क्या है? ये हमें दिखते हैं, यानी कि दिखने का मतलब क्या फ्रेंड्स? जिसको हम देख सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण होते हैं वो, ठीक है? अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला मिश्रण की बात अगर करें तो समांग मिश्रण, ठीक है? ये थोड़ा करेक्ट करेंगे हम इसको। इसको हम लिख सकते हैं समांगी मिश्रण, और इसको क्या लिख सकते हैं? विषमांगी, ठीक है? समांगी मिश्रण की इंग्लिश होगी होमोजीनियस, और विषमांगी मिश्रण की हम इंग्लिश क्या होगी? हेट्रोजीनियस, ठीक है? बात करेंगे समांगी मिश्रण की। जिस मिश्रण में घटक पदार्थ पूरे मिश्रण में समान रूप से मिले होते हैं, ठीक है? उसे समांग मिश्रण बोलते हैं। आसानी से आप समझ सकते हो, समांग का मतलब क्या होता है? समान रूप से, ठीक है? समान रूप से, ठीक है? वहीं बात करें विषमांगी, जिस मिश्रण में घटक पदार्थ समान रूप से नहीं मिले होते हैं, ठीक है? उन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल और पानी, ठीक है? नेक्स्ट रेत और पानी, ठीक है? साफ-साफ दिखता है नदी के किनारे, देखो आप, मिट्टी आदि, ठीक है? ये सब क्या है? ये विषमांगी मिश्रण है, ठीक है? नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? शुद्ध पदार्थों का संगठन निश्चित होता है और उनके गुण निश्चित होते हैं, जबकि मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है और उसके गुण भी घटकों के अनुपात पर निर्भर करते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका हम सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताएँगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होता है? बात करेंगे विलयन के बारे में। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समान यानी कि समांग मिश्रण बनाते हैं और उनके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आँखों से अलग-अलग नहीं देखा जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विलयन कहते हैं। विलयन का संगठन निश्चित होता है, इसमें विलेय और विलायक होता है। अभी आगे हम बात करेंगे विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बात करेंगे विलयन की, यानी कि सॉल्यूशन। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में पूरी तरह घुल जाता है, तो उसे विलयन कहते हैं, ठीक है? और इसमें जो पदार्थ घुलता है, उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलता है उसे विलायक कहते हैं, ठीक है? विलायक और विलेय ये हम समझेंगे आगे, ठीक है? चलिए, उदाहरण के तौर पर विलयन क्या होता है? नमक का पानी क्या हो गया? विलयन हो गया, ठीक है? चीनी का पानी क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा। नींबू पानी क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? किसके एग्ज़ाम्पल हैं? इसके विलयन के, ठीक है ना? विलयन के एग्ज़ाम्पल। अब बात करेंगे विलयन के घटक। तो विलयन के कितने घटक होते हैं दोस्तों? इसके 2 घटक होते हैं, ठीक है? पहला घटक हमारा क्या है? विलेय, यानी कि सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट, ठीक है? बात करें विलेय की, जो पदार्थ विलयन में घुलता है, ठीक है ना? उसे विलेय कहते हैं। यह कम मात्रा में होता है, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, ठीक है? अब जैसे आप अगर बात करें नींबू पानी की, ठीक है? आप नींबू पानी बनाते हो, तो उसमें नींबू क्या होगा? नींबू विलेय होगा, और पानी क्या होगा? पानी
विलायक होगा, ठीक है? विलायक होगा। पानी क्या होगा फ्रेंड्स? विलायक, ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में भी आप देख सकते हो, बात करें विलायक की, जो पदार्थ विलेय को घोलता है, उसे विलायक कहते हैं। ये अधिक मात्रा में होता है, ठीक है? मेजॉरिटी किसकी होती है? विलायक की होती है फ्रेंड्स। मेजॉरिटी किसकी होती है? सॉल्वेंट की, ठीक है ना? और माइनॉरिटी माइनॉरिटी किसकी होती है? सॉल्यूट की, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें पदार्थों को अलग करने की कितनी विधियाँ हैं? तो बच्चों पढ़ेंगे हम पदार्थों को अलग करने की विधियाँ। मिश्रण में मिले हमें अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब मिश्रण होता है ना उसमें वो कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है? कई सारे कण होते हैं इसमें, हमें अगर इनको अलग करना होगा ना तो उसके अलग-अलग विधि है, ठीक है? तो वही कह रहा है ये मिश्रण में मिले विभिन्न पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अलग किया जा सकता है, ठीक है? कुछ प्रमुख कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहली विधि क्या है? इसके अलावा भी हैं फ्रेंड्स बट हम इस पे ही फ़ोकस करते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। पहला है फ़िल्ट्रेशन यानी कि छलन, ठीक है ना? जो कि हम घरों में मोस्टली यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा है क्या? वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, ठीक है? थर्ड वन क्या हमारा आसवन यानी डिस्टिलेशन, ठीक है? डिस्टिलेशन। बात करेंगे हम छलन की, तो छलन में क्या होता है जब किसी मिश्रण में अघुलनशील ठोस के कण द्रव में मिले हों, तो उन्हें छलनी यानी छलन यंत्र की सहायता से अलग किया जाता है। यानी कि अभी एग्ज़ाम्पल क्या नाम फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टैंड है। ये क्या है? स्टैंड, ठीक है? इस पे हमने क्या लगा रखा है? फ़िल्टर पेपर है, ठीक है? ये कीप है हमारा और ये फनल है, ठीक है? और यहाँ पे बीकर है। तो अगर हम पानी और रेत का मिश्रण यहाँ पे अगर डालेंगे इसमें से छन के पानी एक बीकर में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये क्या कहलाएगा? फ़िल्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है? फ़िल्टर होके आता है पानी, ठीक है? पानी और रेत का मिश्रण किस किस मेथड से अलग हो सकता है? तो फ़िल्ट्रेशन मेथड से, ठीक है? बात करेंगे अलग हमारा दूसरा जो है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। जब विलयन में घुले ठोस को प्राप्त करना हो, तो विलायक यानी द्रव को वाष्प बनाकर उड़ाया जाता है, ठीक है ना? जैसे हम बात करें नमक के विलयन से नमक प्राप्त करना, ठीक है? मान लो आपकी कि नमक का कोई विलयन है या ठीक है ना? जिसमें नमक भी है और उसमें पानी भी है, ठीक है? उसको अगर हमें उसमें से नमक प्राप्त करना हो तो हम कौन-सा मेथड अपनाएँगे? वाष्पीकरण का। तो वाष्पीकरण कैसे पॉसिबल होगा? जब भी हम उस विलयन को हीट करेंगे तो उसमें से वाष्प क्या होगी? वाष्प हवा में उड़ जाएगी और जो हमारा हमारा जो विलयन होगा, ठीक है? वो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है? यानी नमक हमें प्राप्त हो जाएगा इसमें, ठीक है? नमक, ठीक है? ये किस प्रोसेस से मिलेगा हमें? वाष्पीकरण से, ठीक है? वाष्पीकरण से हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आसवन की, डिस्टिलेशन की। जब किसी विलयन में विलायक और विलेय के क्वथनांक भिन्न हों, तो आसवन द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। हमने बात किया था पहले क्लास में क्वथनांक क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वहाँ पे देख लिया था। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है? अगर इसमें यही बोला जब किसी विलयन में विलायक और विलेय के बॉइलिंग पॉइंट भिन्न हों, तो उन्हें आसवन द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है, ठीक है? और आसवन यानी डिस्टिलेशन तो बच्चों आसवन एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी द्रव को दूसरे द्रव से अलग कर सकते हैं, ठीक है? इसमें पहले उस द्रव को गर्म करेंगे, ठीक है? पहले उस द्रव को गर्म करके हम भाप बनाते हैं और फिर उस भाप को ठंडा करके दोबारा द्रव में बदल लिया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के साथ में आप समझो, मान लो हमारे पास नमक मिला हुआ पानी है, ठीक है? नमक मिला हुआ मान लो ये पानी है, ठीक है? अगर हम इसे गर्म करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है? अगर इसको गर्म करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा, तो पानी क्या होगा? भाप बनकर उड़ेगा, ठीक है ना? उसको हमने किसमें स्टोर किया? इस कीप में या फिर आप कह लो इस पाइप के जो भी हमारा मैकेनिज़्म है इसमें हमने स्टोर किया, ठीक है? तो होगा क्या? अगर हम इसे इकट्ठा करें, ठीक है? लेकिन नमक क्या होगा? अगर हम गर्म करेंगे ये पानी तो भाप बन के उड़ेगा, बट नमक यहीं पे रह जाएगा, ठीक है? अगर अब इस पानी की भाप को जो भी भाप उठी है इसको हम ठंडा करके फिर से अगर पानी में बदलें, तो हमें लगभग क्या मिलेगा? शुद्ध पानी हमें मिल सकता है, यानी अशुद्ध जल मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आसवन कहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया आपको? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और क्लास को अंत तक देखना ताकि आपका जो भी डाउट होगा चैप्टर 2 का, वो क्लियर हो जाएगा आसानी से।
तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता। बच्चों, किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, इसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है, इसे हम विलयन कहते हैं। ठीक है ना? विलयन की सांद्रता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, मान लो हमारे पास 2 गिलास पानी है, ठीक है? हमारे पास क्या है? 2 गिलास पानी है, ठीक है? पहले गिलास में हमने 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है? इसमें क्या डाला हमने? नमक डाला, ठीक है? इसमें नमक डाला और दूसरे में 4 चम्मच नमक डाला, ठीक है? पहले में हमने क्या डाला? 1 चम्मच, दूसरे में कितने चम्मच डाला? 4 चम्मच, ठीक है? लेकिन दूसरे गिलास में नमक ज़्यादा है, इसलिए दूसरे विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिज़न में? इस वाले ग्लास के कंपैरिज़न में जिसमें हमने सिर्फ़ 1 चम्मच नमक डाला था। यानी कि इससे क्या समझ में आता है? विलेय की मात्रा ज़्यादा इज़ इक्वल्स टू सांद्रता ज़्यादा, ठीक है? यानी विलेय की मात्रा जैसे-जैसे बढ़ेगी, ठीक है? विलेय की मात्रा हमारी जैसे-जैसे बढ़ेगी, सांद्रता हमारी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है? और विलेय की मात्रा कम होगी, तो सांद्रता हमारी कम होगी, ठीक है? आया समझ में आपको? अब अगर हम कोई ग्लास और ले लें, ठीक है? 1 ग्लास और ले लें हम और इसमें हम बोलते हैं 5 चम्मच जो है नमक डालना, ठीक है? 5 चम्मच नमक इसमें डालना है, तो फिर इसमें से सबसे ज़्यादा सांद्रता किसकी होगी? इस वाले ग्लास की होगी जिसमें 5 चम्मच नमक पड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के तरीके कितने होते हैं। अगर हम मास पर परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपान में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, यदि 20 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में घोला जाए तो बने विलयन में नमक का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान कितना है 20। ठीक है, और अपॉन में विलयन का कुल द्रव्यमान, तो 20 प्लस 100 ग्राम। ठीक है, 20 प्लस 100 ग्राम कितना हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 120, ठीक है, इंटू 100। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जा 20, 26 जा 120 यानी 6, यानी कि कितना आ गया 100 अपॉन में 6। तो इसको परसेंटेज में हम अगर व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा 16 पॉइंट में 67%, यानी कि इसका जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा किसका, नमक का, वो कितना होगा 16.76 होगा। बात करें हम नेक्स्ट आयतन प्रतिशत यानी वॉल्यूम परसेंटेज की, तो आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का आयतन अपान में विलयन का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल अगर हम समझें, बोलता है कि 20 ml को 80 ml पानी में मिलाया जाए तो विलयन का आयतन प्रतिशत कितना होगा, तो 20 अपान में 20 प्लस 80 इज इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20%। ठीक है ना, इसमें आयतन विलयन का आयतन प्रतिशत कितना है 20%। अब बात करेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि भार प्रति आयतन प्रतिशत कितना होगा, तो भार प्रति आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन ml में। ठीक है, और ये विलेय का द्रव्यमान किसमें आएगा, ग्राम में आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब उदाहरण के साथ में समझेंगे, यदि 10 ग्राम चीनी को पानी में घोला गया और कुल विलयन का आयतन 100 ml है तो भार प्रति आयतन प्रतिशत कितना होगा, तो 10 अपॉन में यानी कि 10 ग्राम, ठीक है, अपॉन में 100 ml, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 10% आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा है निलंबन, यानी कि सस्पेंशन, और कोलाइड, यानी कि अब अगर हम इसके बारे में बात करें बच्चों, जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ इस तरह मिला हो कि उसके कण द्रव में तैरते रहें और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएं, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहेंगे, ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखें तो मिट्टी प्लस पानी। ठीक है, अगर हम मिट्टी को पानी में मिलाकर छोड़ दें तो कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, है ना। हम इसे छान कर भी अलग कर सकते हैं, इसलिए क्या है, निलंबन है। ठीक है, निलंबन में कुछ जो ध्यान ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ समय बाद ये नीचे बैठ जाते हैं और इसे छानकर अलग किया जा सकता है, और उसका उदाहरण क्या, मिट्टी वाला पानी। ठीक है, वहीं बात करेंगे कोलाइड की, तो बच्चों कोलाइड में कण निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, ये नीचे आसानी से नहीं बैठते और मिश्रण देखने से एक समान दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझे तो दूध को ले लीजिए आप, दूध हमें एक जैसा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में उसमें बहुत छोटे-छोटे कण फैले होते हैं, इसलिए दूध कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है, कोलाइड का।
कोलाइड के जो दोस्तों कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, कण आसानी से नीचे नहीं बैठते हैं, सामान्य छानने से इसे अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना? बहुत ही कठिन होता है इनको अलग करना। इसका उदाहरण क्या है? दूध हो गया, कोहरा हो गया, धुआँ हो गया, ठीक है? अगर हम बात करें बच्चों अंतर की, ठीक है ना? ये तो आप टेबल पढ़ ही सकते हो, इसके अलावा भी अगर आपको आसानी से समझना हो, तो जो निलंबन होते हैं उसके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं, सिंपल। ठीक, कोलाइड के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, कोलाइड के कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है? निलंबन के कण को छान कर अलग कर सकते हैं, वहीं कोलाइड के कण को सामान्य छानने से अलग करना बहुत ही कठिन है, ठीक है? निलंबन का एग्ज़ाम्पल क्या है? मिट्टी वाला पानी और कोलाइड का दूध, धुआँ, कोहरा, ठीक है? अगर हम इसको एक लाइन में समझने की बात करें, तो निलंबन में कण बड़े और अस्थिर होते हैं, जबकि कोलाइड में कण बहुत छोटे होते हैं और लंबे समय तक फैले रहते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो बच्चों बात करेंगे टिंडल इफ़ेक्ट की, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड के कणों से टकराती है और प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई देने लगता है, तो इस घटना को टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब भी आपने अगर उदाहरण के तौर पर समझो आप जब भी क्लास में बैठे हो, ठीक है? तो धूप की किरण खिड़की से अंदर आती है और हवा में धूल के कण हमें प्रकाश की सीधी किरण में दिखाई देते हैं। आपने घर पे भी देखा होगा, क्लास में भी देखा होगा, ठीक है? अगर वो लाइट नहीं आती, तो हमें वो जो छोटे-छोटे धूल के कण हमें दिखाई नहीं देते, बट प्रकाश की वजह से हमें वो क्या होते हैं, विज़िबल होते हैं, दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें रात में कोहरे में गाड़ी के हेडलाइट को देखें, तो प्रकाश का रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। ये किस वजह से दिखाई देता है, किस इफ़ेक्ट की वजह से होता है? ये क्या होता है, टिंडल इफ़ेक्ट का उदाहरण है, ठीक है? टिंडल इफ़ेक्ट की वजह से ही ऐसा होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ, क्या आप साफ पानी में टॉर्च की किरण का रास्ता आसानी से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर प्रकाश ऐसी जगह से गुजरे, जहाँ बहुत छोटे-छोटे कण मौजूद हों, तो प्रकाश का रास्ता दिखाई दे सकता है, ठीक है? क्यों दे सकता है? क्योंकि छोटे कण प्रकाश को फैला देते हैं। इसी को तो क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें इसको याद रखने का आपको ट्रिक बताऊँ, ठीक है ना? इसको याद रखने का ट्रिक बताऊँ आपको, इधर बता देता हूँ, ठीक है? कोलाइड के कण, ठीक है? इससे क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है? यानी कि स्कैटर होगा, ठीक है? फैलेगा, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा, ठीक है? इससे प्रकाश का रास्ता क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक है? और इन सबको क्या बोलेंगे हम? इन सबको हम क्या बोलेंगे? इन सबको हम बोलेंगे टिंडल प्रभाव। आ गया समझ में आपको? यही आप लाइन में भी देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती हैं, तो प्रकाश की किरणों का पथ दिखाई देने लगता है। इसे क्या कहते हैं हम? टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। सिंपल सा वही है, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया, ठीक है? यहाँ पे एक विलेन है, ठीक है ना? जो जिसमें कोई भी क्या बोले तो सत्य विलेन है, यानी कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ भी इसमें मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है ना? इसमें टिंडल इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि टॉर्च जो लाइट है, वो हमें क्यों दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि छोटे-छोटे कण होते हैं, जब लाइट गुज़रती है तो वो छोटे-छोटे कण प्रकाशित होते हैं, तो इस वज़ह से हमें एक एक रास्ता दिखता है कि लाइट हाँ, इधर से जा रही है, ठीक है? वहीं बात करें कोलाइडी विलयन की, तो कोलाइडी विलयन में क्या होता है, छोटे-छोटे कण होंगे, तो उन पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? हमें टिंडल इफ़ेक्ट दिखाई देगा, ठीक है? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो दूध, धुआँ, कोहरा, पेंट आदि कोलाइडी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है? अब कोलाइड के प्रकार क्या होते हैं? कोलाइड के प्रकार ठोस कोलाइड, द्रव कोलाइड, गैस कोलाइड, ठीक है? इसमें विक्षेप फेज़ क्या होता है? ठोस होता है, विसरक माध्यम गैस होता है, ठीक है? उदाहरण के तौर पर धुआँ, धूल, ठीक है? द्रव कोलाइड में विक्षेप फेज़ क्या होता है? जैसे द्रव होता है और विसरक माध्यम क्या होता है? गैस होता है, जैसे कोहरा और बादल, ठीक है? गैस कोलाइड में गैस विक्षेप फेज़ होता है और विसरक माध्यम क्या होता है? द्रव होता है, जैसे फोम या झाग हो गया, ठीक है? बच्चों आगे हम बात करेंगे कोलाइड के गुण के बारे में। तो बच्चों कोलाइड के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं कि वे प्रकाश को प्रभावित ना करें, ठीक है? इनके कुछ विशेष गुण होते हैं। कण क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना? इनके कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इनको छानकर आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? वही लिखा ना इसमें,
इन्हें फ़िल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? और ये क्या दिखाते हैं हमें? ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है? कोलाइड के कण ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? ब्राउनियन गति का मतलब क्या हो गया? इधर-उधर, ठीक है ना? अभी यहाँ पे है तो यहाँ आ गए, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ चले गए, इधर चले गए, ठीक है? ये कहीं भी इधर-उधर क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं, ठीक है ना? ये ब्राउनियन गति करते हैं, यानी कोलाइड के कण लगातार अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है? ठीक है ना? ये दूध क्या होता है? वसा के द्रव का कोलाइड उदाहरण। कोहरा क्या होता है? जल के द्रव का है। वहीं धुआँ किसका है? ठोस कोलाइड का है, यानी ठोस कण गैस में, ठीक है ना? ठोस के कण किसमें होते हैं? गैस में होते हैं। और रबड़, ये क्या होता है? द्रव में ठोस, ठीक है ना? पेंट, ये क्या होता है? द्रव कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है? इसी तरह आप देखेंगे कोलाइड का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनका उपयोग दवाई, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, प्लास्टिक, भोजन पदार्थ आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है? कोलाइड में एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैले होते हैं। कोलाइड में क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एक पदार्थ के बहुत छोटे कण दूसरे पदार्थ में फैले होते हैं। जिस पदार्थ के कण फैले होते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और जिसमें कण फैले होते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्षेपण माध्यम कहते हैं। इन दोनों की अवस्था के आधार पर कोलाइड के अलग-अलग प्रकार होते हैं। अब कोलाइड के प्रकार विक्षिप्त प्रावस्था होगी, विक्षेपण माध्यम होगा और कोलाइड का प्रकार होगा। ठीक है? बात करेंगे अगर हम कोलाइड के प्रकार की, तो पहला क्या है? एरोसोल, ठीक है ना? इसमें जो विक्षिप्त यानी कि मैंने अभी क्या बताया? जिसके कण होंगे, यानी किसके कण होंगे? द्रव, ठीक है ना? द्रव के कण किसमें दिखाई देंगे? गैस में दिखाई देंगे, ठीक है ना? इसमें इसको परावर्ती माध्यम भी आप बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो? विक्षेपण माध्यम, ठीक है ना? विक्षेपण माध्यम, और ये क्या हो जाएगा आपका? विक्षिप्त प्रावस्था, विक्षिप्त, ठीक है ना? देखिए एरोसोल में 2 एग्ज़ाम्पल, 2 प्रकार है, एक दूध का है और एक ठोस का है, ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? एरोसोल की, ठीक है? अगर द्रव एरोसोल की बात करें हम, द्रव क्या है? दूध वाला, ठीक है? इसमें जो हमारा विक्षिप्त प्रावस्था होती है वो किसकी होती है? द्रव की होती है। और विक्षेपण प्रावस्था यानी विक्षेपण माध्यम क्या होता है? गैस होता है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या? कोहरा हो गया, बादल हो गया, स्प्रे हो गया, ठीक है? वहीं बात करेंगे हम एरोसोल एरोसोल ठोस की, तो उसमें क्या होगा? विक्षिप्त फेज़ हमारा किसका होगा? प्रावस्था किसकी होगी? ठोस की होगी, ठीक है ना? और परावर्ती यानी कि विक्षेपण माध्यम क्या होगा हमारा? गैस होगा फ्रेंड्स। इसका एग्ज़ाम्पल क्या? धुआँ हो गया, धूल हो गई, ठीक है ना? अब अगर हम बात करें झाग की, यानी दूध में जो झाग बनता है, ठीक है ना? उसका परावर्ती माध्यम क्या होगा? द्रव होगा, लेकिन उसमें जो विक्षिप्त प्रावस्था होगी वो क्या होगी? गैस की होगी, ठीक है? वहीं बात करें ठोस में झाग की, ठीक है ना? तो उसमें हमारा विक्षेपण माध्यम क्या होगा? ठोस होगा, लेकिन विक्षिप्त प्रावस्था किसकी होगी? गैस की होगी, ठीक है? ऐसे ही हम बात करें अगर आगे सॉल की, यानी कि ठोस में, इसमें क्या होगा? परावर्ती यानी विक्षेपण माध्यम क्या होगा? द्रव होगा, लेकिन विक्षिप्त प्रावस्था किसकी होगी? ठोस की होगी, ठीक है ना? इसका एग्ज़ाम्पल हो गया पेंट हो गया, स्याही हो गया, स्टार्च हो गया, सॉल हो गया, ठीक है? तो यह देखना है कि कण किस अवस्था में है और जिस माध्यम में फैले हैं, वह किस अवस्था में है, ठीक है? बस इतना ही आपको देखना है, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए आप दूध में विक्षिप्त अवस्था यानी विक्षिप्त प्रावस्था क्या है? द्रव है, यानी वसा की छोटी बूँदें, ठीक है ना? और विक्षेपण माध्यम क्या है? उसमें द्रव या पानी, ठीक है ना? और धुआँ में क्या है? विक्षिप्त प्रावस्था क्या है? ठोस के कण हैं, ठीक है ना? और विक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है, ठीक है ना? गैस की मात्रा ज़्यादा होगी और विक्षिप्त प्रावस्था यानी ठोस के कण कम होंगे, ठीक है ना? इस वजह से मुझे हमें क्या हो रहा है? धुआँ हो गया या फिर कोहरा हो गया, ये सब दिखाई देता है, ठीक है ना? तो अगर हम आपसे पूछें कि कोहरा क्या है? तो कोहरा क्या है? एक कोलाइड है, ठीक है ना? जब हवा में पानी की बहुत छोटी-छोटी बूँदें फैली होती हैं और ये बूँदें हमें दिखाई देने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? अगर हम बात करें कोहरे की, किसकी बात करेंगे हम? कोहरे की, ठीक है ना? कोहरे में विक्षिप्त प्रावस्था क्या है? विक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है ना? ये क्या है? द्रव है, ठीक है? यानी कि क्या है? पानी की बूँदें हैं। वहीं विक्षेपण माध्यम क्या है? विक्षेपण माध्यम क्या है? गैस है, यानी क्या है? हवा, ठीक है? इस प्रकार ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये लिक्विड एरोसोल होगा, यानी द्रव एरोसोल होगा, ठीक है ना? कोहरा में क्या होगा? पानी की बूँदें होंगी प्लस हवा होगा, और क्या होगा ये? द्रव एरोसोल होगा, ठीक है ना?
बात करेंगे कोलाइड के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? अभी हमने आपको बता दिया था, आप एक बार इसको नोट भी कर सकते हो आप, ठीक है? इसको डिस्प्ले कर देंगे हम, ठीक है? आप इसको नोट कर लेना। ब्राउनियन गति क्या होती है, आगे हम बात करेंगे। जब किसी कोलाइड के कण द्रव या गैस के अणुओं से टकराते रहते हैं, तो वे अनियमित व अनिश्चित गति करते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है? ये कोलाइड के कण हैं, ठीक है ना? अब ये द्रव या गैस के क्या है? अणु हैं। अब कोलाइड कण की अनियमित गति आप देख सकते हो, कहीं इधर से इधर हो जा रही है, कहीं इधर से इधर हो जा रही है, कहीं भी हो जा रही है, ठीक है ना? इनकी अनियमित और अनिश्चित गति है, ठीक है ना? कहीं भी, किधर भी, कितनी भी स्पीड में कैसे भी हो सकती है, ठीक है ना? हम बात करें कोलाइड के अनुप्रयोग, ठीक है ना? अनुप्रयोग क्या है इसके? दूध, क्रीम, मक्खन, दही आदि खाद्य पदार्थों में इसका क्या होता है? अनुप्रयोग होता है कोलाइड का, ठीक है? पेंट, वार्निश, स्याही, टॉनिक, कॉस्मेटिक में, रबड़, प्लास्टिक या फिर कृत्रिम रेसे बनाने में, कीचड़ हटाने में, जल शोधन और धातु को परिष्कृत करने में, इसी तरीके से बादल, कोहरा आदि प्राकृतिक घटनाओं में, ठीक है ना? ये प्राकृतिक घटनाओं में, ठीक है ना? अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करें, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है? विलेन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ये एग्जाम्पल, सॉरी, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? वह समांग मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आँखों से अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है? तो वो क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर नमक का पानी, चीनी का पानी। सेकंड क्वेश्चन हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइड में जब कोलाइड में से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और कोलाइड के कण उन्हें प्रकीर्णित करके उनका पथ दिखा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ठीक है? कोलाइड और निलंबन में कोई 3 अंतर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं। कोलाइड अस्थायी होते हैं और निलंबन अस्थायी होते हैं, ठीक है? कोलाइड फ़िल्टर पेपर से पृथक नहीं होते, वो निलंबन हो जाते हैं, ठीक है? ब्राउनियन गति क्या, अभी आपको बताया था, जब कोलाइड के कण द्रव या गैस के अणुओं से टकराकर अनियमित व अनिश्चित गति करते रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ब्राउनियन गति कहते हैं। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप एक नज़र इसको देख लीजिए, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना? उदाहरण को समझते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था, विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, ठीक है ना? विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन में विलायक का आयतन, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई 100। इस पर हम कुछ आधारित प्रश्न देखेंगे, ठीक है? प्रश्न कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक है? विलयन की सांद्रता का परिकलन करिए। तो इसमें विलायक की मात्रा कितनी हो गई विलयन में? ये विलयन है कोई, ठीक है ना? इसमें हमारा विलायक विलायक की मात्रा कितनी हो गई? 320 ग्राम, ठीक है ना? और इसमें विलेय यानी साधारण नमक, जो कि विलेय है, यानी कि विलेय है, ठीक है ना? विलेय साधारण नमक है, ठीक है ना? साधारण नमक। इसकी मात्रा कितनी है? 40 ग्राम, ठीक है? अब कहता है कि विलयन की सांद्रता का परिकलन करें, ठीक है? विलयन की हम जानते हैं क्या? अभी फ़ॉर्मूला आपको ऊपर हमने बताया है, तो इस फ़ॉर्मूले में हम इसको रखेंगे और हम सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? क्या होगा वो? विलयन के अनुपात का प्रतिशत होगा, ठीक है ना? यहाँ पे हम प्रतिशत लगा देंगे, प्रतिशत, ठीक है? तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम, ये टोटल कितना हो जाएगा? 360 ग्राम, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना? तो इसका फ़ॉर्मूला हमने बताया था आपको, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। अब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है हमारा? 40 ग्राम, ठीक है ना? 40 ग्राम अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, जो कि हमने कितना निकाला अभी?
360 ग्राम और मल्टीप्लाई बाई कितना 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, ठीक है। तो 100 अपॉन में 9%, ठीक है। या फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 पॉइंट का 1%, ठीक है ना। ये हमारा आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, हम एक बार रिकॉल करते हैं कि मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, ठीक है। जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ के बारे में बता दिया आपको, ठीक है। ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसका संगठन निश्चित होता है, फिक्स होता है और इसके गुण निश्चित होते हैं, ठीक है ना। दो प्रकार के होते हैं, तत्व यानी और यौगिक। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वहीं इनको यौगिक को किया जा सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, सोना हो गया इसका तत्व का और जल हो गया यौगिक का, ठीक है ना। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं तो उस मिश्रण को संगठन निश्चित नहीं होता, इसे भौतिक विधि द्वारा इसके घटकों में अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। ये क्या होता है मिश्रण, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि विलयन क्या होता है, ठीक है। विलेय क्या होता है, विधायक क्या होता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समान या समांग मिश्रण बनाते हैं और उनके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता या अलग अलग नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन का संगठन निश्चित होता है, इसमें विलेय और विलायक होते हैं। नमक का पानी, चीनी का पानी, नींबू का पानी, ये क्या है, इसके विलयन के उदाहरण है। विलयन के घटक दो प्रकार के होते हैं, विलेय होता है, विलायक होता है। जो पदार्थ विलयन में घुलता है उसे विलेय कहते हैं, यह कम मात्रा में होता है। जो पदार्थ विलेय को घोलता है, ठीक है ना, उसे विलायक कहते हैं, यह अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। विलेय के उदाहरण नमक, चीनी आदि हो गए और विलायक के उदाहरण हमारा पानी हो गया। पदार्थों को अलग करने की तीन विधियां होती हैं, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन आज के सेशन में हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है विलयन की सांद्रता, ठीक है ना। अभी जब से हमने एक क्वेश्चन भी कैलकुलेट किया था, क्वेश्चन या उदाहरण हमने समझा था, ठीक है। विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान का प्रतिशत कितना होता है, आयतन का प्रतिशत कितना होता है, भार प्रति आयतन प्रतिशत, ये फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे आप, ठीक है। इसके आगे हमने देखा था निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, ठीक है। ये टेबल के माध्यम से हमने समझा। कोलाइड के प्रकार भी हमने जाना, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है वो भी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा, फिगर के माध्यम से समझा, ठीक है। और ब्राउनियन गति क्या होती है ये भी हमने देखा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको अगर नोट बना करके आप अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो आशा करते हैं कि आपके जो है मार्क्स काफ़ी अच्छे आएँगे साइंस का। तो दोस्तों ये रहा साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम था हमारे क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसमें जो भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने पढ़ा और इसके महत्वपूर्ण सूत्र हमने आपको डिस्प्ले कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसका जो सारांश है एक बार हम देखेंगे, हमारे आस-पास का पदार्थ शुद्ध नहीं होता या मिश्रण के रूप में पाया जाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में निलंबन और कोलाइड होते हैं, कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं और स्थिर मिश्रण होते हैं। टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनियन गति कोलाइड की विशेषताएँ हैं, कोलाइड के अनेक उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और आशा करते हैं आपको हमारा ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।